हेलो बच्चों, मैं मनीष सुथार और आपका स्वागत करता हूं श्री राम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बेटा, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम और हमने उस चैप्टर के अंदर सबसे पहले उसकी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, उसको एंजॉय किया होगा, उसको समझा होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे, है ना। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको दूसरा लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। और रही बात इस चैप्टर की बेटा, तो जितना इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, जितने इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उतने ही इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे न्यूमेरिकल को डील करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। स्टार्ट के अंदर मैं आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रखूंगा, उसके बाद जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे मैं क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में 1 मिनट की जानकारी लेते हैं। हमने कल कहा था बच्चे आपको, ये केमिकल है ना कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, है ना। और Kc का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और इनकी जो पावर होती है वो रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई भी, ठीक है। हमने कहा कि आपने लिख दिया Na प्लस में लिख दिया Mb, इन दोनों में इक्विलिब्रियम आ चुका है। और मैंने लिख दिया इसमें Xc और मैंने लिख दिया Yd। अब आपको इसका Kc लिखना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। बहुत इजी, आराम से लिख सकते हो। इसमें क्या करेंगे बच्चे, Kc लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे C की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ C पावर कितनी रहेगी x, द कंसंट्रेशन ऑफ d पावर कितना रहेगा y, द कंसंट्रेशन ऑफ a मींस वी कैन से यहां पर जो नीचे की तरफ आएगा वो कौन आएगा बेटा, आपका रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी। तो यहां लिखूंगा मैं n और यहां लिखूंगा b और b की पावर कितना लिख दूंगा बेटा m। वेरी इजी। अरे क्लियर है कि नहीं है, बहुत आसानी से इस चीज को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बढ़िया। तो आपका पहला जो क्वेश्चन आया है बेटा वो कुछ इस प्रकार है, ये जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि आपको एक फिगर दिया गया है, उसके अंदर आपको रिएक्टेंट किसको बोला गया है बेटा, फिगर के अंदर जो रिएक्टेंट है ना, ए को क्या बोला गया है, रिएक्टेंट। और इसे रिप्रेजेंट किससे किया गया है बेटा, स्क्वायर बना के रिप्रेजेंट किया है। मतलब इस बॉक्स के अंदर जो आपका स्क्वायर बना हुआ है वो है आपका ए और वो है तुम्हारा रिएक्टेंट। फिर कहता है बी है ना, बी आपका सर्कल है। तो मैंने कह दिया, ये तो मैंने बी बना दिया और इसको क्या बना दिया बेटा, सर्कल बना दिया आराम से, ठीक है। कहने का मतलब बच्चे ये है कि यहां से ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और उसने हमें क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। क्या बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, के सी यहां पर किसके बराबर होगा, बी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या रहेगा, ए की कंसंट्रेशन। बहुत इजी है। यानी ऊपर की तरफ हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे की तरफ क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो मुझे बताओ ये बी बताओ कितने हैं, यानी गोले गिनने पड़ेंगे। जो आपका सर्कल बना रखा है ना बच्चे, वो हमें गिनना पड़ेगा। तो कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको लिख दिया 10। और अब अपन देखते हैं ए स्क्वायर कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां पर कितना बना हुआ है बेटा, 6। तो अब इसको यदि डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट किसके आसपास आएगा बेटा, 2 के आसपास आएगा, है ना। यदि मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन को, डायग्राम के अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो 1 2 सर्कल और बना देते हैं यहाँ पर। तो कितने सर्कल हो गए टोटल, टोटल सर्कल हो गए सर हमारे 12। तो और एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देना था। तो यहाँ से याद रखना, यहाँ से 12 यदि मैं बना लेता हूँ तो डिवाइड बाई 6 होगा, और कितना आंसर आएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका जेई मेंस का, ठीक है। नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कल मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था केसी और केपी के अंदर, और कल हमने डिस्कस किया था बेटा, कल हमने कहा था कि केपी बराबर क्या होता है, केसी होता है, और आर टी की पावर कितना होता है बेटा, डेल्टा एन जी होता है। और डेल्टा एन जी क्या होता है, अभी बात करते हैं इसके अंदर। तो केपी और केसी के अंदर ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलियम्स केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। अब मुझे बताओ बेटा, इक्वल कब हो सकता है, जब डेल्टा एन जी आपका है, जो डेल्टा एन जी आपका है बच्चे, यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0, तो केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताना है कि किसमें केपी और केसी बराबर नहीं है। सुनना जरा, तो मुझे बताओ बेटा, प्रोडक्ट में कितने मोल्स है गैसियस मोल, देखो 1 मोल गैस का ये है, 1 मोल गैस का ये है, तो 2 मोल गैस के हो गए। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट। तो मैं प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल है गैसियस बेटा, 2, और इस साइड के अंदर आप देखोगे, यहां से भी आप देखोगे 2 यहां पर है, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। इसमें केपी और केसी क्या होगा, बराबर। तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसके अंदर देखोगे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 - 2 फिर 0 आ गया, तो केपी बराबर केसी है। यहाँ भी 2 है बेटा, और यहाँ भी 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 - 2। अब एक चीज देखिए इसके अंदर, मुझे बताओ यहाँ पर गैसेस कितने हैं, 2, लेकिन गैसेस इस साइड में कितना है, 1। एक्चुअली यहाँ पर सॉलिड को नहीं लेना, मैंने कल ही आपको बताया था कि जो आपको स्टोइशियोमेट्रिक डिफरेंस देखना है तो गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर देखना है, सॉलिड के अंदर नहीं देखना। तो यहाँ कितना बेटा, 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। तो मैं कहूंगा यहाँ पर केपी किसके बराबर हो जाएगा, यदि केपी बराबर करते हैं तो केसी आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा आर टी की पावर 1 आ जाएगा। तो केपी बराबर केसी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी। चलिए फिर हम बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं आपके सामने। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक ए और बी के अंदर इक्विलियम आ चुका है, और ये कह रहा है कि कौन सा ग्राफ इक्विलियम के लिए सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना सिखाऊंगा अभी। मान लीजिए एक रिएक्शन है बेटा, जो आर से किसके अंदर जा रही है, पी के अंदर, यानी रिएक्टेंट किसके अंदर जा रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा गहराई से समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं इसी के साथ आपको डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। तो मान लीजिए शुरू के अंदर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल रहा, मतलब मार्केट से मैं लेके आया, इसकी कंसंट्रेशन मैं 100 लेके आ गया, T = 0। अब T = 0 का मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी अभी आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने कहा मेरे रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, 100। अभी ये कितना होगा बेटा, 0। 0 इसलिए होगा कि मेरा प्रोडक्ट बना ही नहीं है। T = 0 हमेशा कहता है रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुआ। चलिए मैंने कहा T = ना 2 मिनट्स पे बात कर लेता हूं मैं रिएक्शन में। तो मैंने देखा इसमें से 20 टूट गया, तो ये 20 बन जाएगा आराम से, है ना। जो रिएक्टेंट टूटा है वो किस में जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर जाएगा। तो इसका 20 टूट गया आराम से, तो ये 20 बन गया। फिर मैंने कहा T = 5 मिनट्स पे बात करता हूँ, तो मैंने ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से ये 80 रह गया था, 80 में से फिर से कुछ माइनस हो गया, तो 80 माइनस मैं कर देता हूँ 20, फिर कर देता हूँ ऐसे समझाने के लिए। ये कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जा रही है, पहले 0 था, फिर 20 हुआ, फिर 40 हुआ, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, शुरू में 0 होता है और बाद में धीरे धीरे करके उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। और ऐसा ही हम कह सकते हैं रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, घटता जाएगा। तो पहली बात ग्राफ में हमें ध्यान रखना है, प्रोडक्ट 0 से शुरू होकर बढ़ेगा, रिएक्टेंट हाईएस्ट से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैंने कहा T = 10 मिनट पर, T = 10 मिनट पर बेटा, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया T = 10 मिनट पर। मैंने कहा ये 50, ये मान लीजिए 50 रह गया, और ये भी कितना रह गया बेटा, 50। अब इसमें लेन देन बराबर हो गया,
मान लीजिए जितना रिएक्टेंट किस में तब्दील हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, उतना प्रोडक्ट वापस किस में हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट में। इसी कंडीशन को हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम बोला था। क्या बोला था बेटा, इक्विलिब्रियम बोला था, है ना। तो मुझे बताओ इसके अंदर जो रेट होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ है ना बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना ही क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट। तो ग्राफ आइए मैं सिखाता हूं ग्राफ आपको बढ़िया तरीके से। ग्राफ की बातें करते हैं बेटा, बढ़िया, है ना। यहां से अब मैं ग्राफ की बात करूंगा, तो पहला ग्राफ बेटा कुछ इस कदर मैं बना सकता हूं, इस कदर मैं बना सकता हूं ग्राफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उस साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो मैं कहूंगा सबसे पहले इस साइड के अंदर मैं यदि रिएक्टेंट लिखता हूँ, तो रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इस ग्राफ में, रिएक्टेंट है वो इस ग्राफ में है। रिएक्टेंट धीरे 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 कम हो रहा है, प्रोडक्ट धीरे 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 बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की रेट क्या हो जाएगी बेटा, बराबर। ना तो अब रिएक्टेंट बढ़ रहा और ना प्रोडक्ट बढ़ रहा। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना प्रोडक्ट वापस किस में आ रहा है बेटा, रिएक्टेंट में। ठीक है, तो ये ग्राफ हो सकता है। ग्राफ है ना बेटा, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि लाइन एकदम पैरेलल होनी चाहिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। और ये रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला ग्राफ देखिए बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आया, और ग्राफ में इक्विलिब्रियम बताना था जो सही नहीं है। पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ से ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, जो सही नहीं है। फिर उसके बाद ये देखो ग्राफ बिल्कुल सही है, पहले रिएक्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर दोनों क्या हो गए बेटा, कांस्टेंट हो गए। यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना प्रोडक्ट किस में जा रहा है बेटा, रिएक्टेंट के अंदर। अब ये देखिए यहाँ से जो ग्राफ है आपका, यहाँ से जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो एकदम मिल गया इसमें, ये वाला ग्राफ है मिल गया बिल्कुल, ये भी ग्राफ सही है। इसके अंदर एक जबरदस्त चीज ये है कि जितना कौन है बेटा, जितना आपका कौन है बेटा रिएक्टेंट, उतना ही कौन है बेटा आपका प्रोडक्ट, यानी अमाउंट बराबर हो गई। तो एक चीज ध्यान रख लेना, इक्विवेलेंट के अंदर अमाउंट बराबर होना जरूरी नहीं है, उनकी रेट बराबर होना जरूरी है। ये तो बिल्कुल ही गलत है ग्राफ। तो ये दोनों ही सही ग्राफ है, ये वाला भी ठीक है ग्राफ है और ये वाला भी सही ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ इस तरह से हो सकता है, यदि ज्यादा वैलिड माना जाए तो ये ग्राफ हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इनके बराबर हो रहा है, एक यहाँ पर क्या है आपका रिएक्टेंट और बी क्या है आपका प्रोडक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ग्राफ ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है जबरदस्त सा क्वेश्चन। ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है एक सॉलिड है एक्स एक्स वाई, और इसको एक कंटेनर में सील्ड कर दिया गया है, जो टूट कर यानी डिकम्पोज होकर जो टूटा है, एक्स वाई कोई सॉलिड है, उसको हमने डिकम्पोज किया है, मतलब इसको तोड़ा है। और तोड़ने के बाद एक ये गैस, कुछ दो गैसें निकालता है, उसमें से एक गैस को क्या बोला गया है बेटा, एक्स, और दूसरी गैस को क्या बोला गया है, वाई। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर, यानी ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर आया है, इक्विलिब्रियम पर जो क्या है प्रेशर, वो कितना है बेटा, 10 बार है। तो आपसे पूछा है के पी क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। हमने कहा एक्स वाई ये कौन है बेटा, सॉलिड, एक्स वाई क्या है, सॉलिड, जिसको हमने डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज करते ही एक तो एक्स गैस बन गई और दूसरी भी क्या बन गई बेटा, वाई गैस बन गई। ये दो गैस आपकी बन गई आराम से। अब इसका मुझे केपी लिखवा दो। केपी में क्या लिखा जाता है, प्रेशर लिखा जाता है, बात एक ही है। यानी इस गैस का प्रेशर, किसका प्रेशर, एक्स गैस का प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एक्स गैस, स्टोइशियोमेट्री कितनी है 1, यहाँ 1 लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेशर ऑफ वाई, और डिवाइड में बताओ, सॉलिड जो होता है, सॉलिड का प्रेशर काउंट नहीं होता, उसे 1 बना दिया जाता है। कितना बनाएंगे, 1। तो पी एक्स इंटू पी वाई दैट इज इक्वल टू के पी। अब आपको क्या पूछा है, इसने के पी ही पूछा है। तो मुझे बताइए बेटा, पहले ये कितना प्रेशर लगा रहा था बेटा, ये टोटल जो प्रेशर है वो कितने गैस है बताओ, 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका है ना। तो इन दोनों गैस को, यदि दो गैस हमारे पास है, दो गैस हमारे पास है, तो 5 तो ये लगाएगी कि टोटल प्रेशर दे रखा उसने, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 10। एक गैस कितना लगाएगी 5, तो दूसरा भी कितना लगाएगी 5, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा 25। तो आपके केपी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 25।
केसी में तो कंसंट्रेशन लिखा जाता है और केपी में क्या लिखा जाता है, प्रेशर। हमें प्रेशर टोटल दे रखा था, दोनों गैस का मिलाकर 10 है। हमें पता था एक्स के मोल एक मान लिया अभी समझाने के लिए, वाई का मोल भी कितना दे रखा है, एक दे रखा है, तो इनका प्रेशर भी क्या लगेगा, सेम। जब प्रेशर सेम लगेगा, एक का 5 होगा दूसरे का 5 होगा, तो यहाँ से 25 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शंस, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और आपने केपी और केसी में क्या पूछा है बच्चे, आपको रिलेशन पूछा है। केपी और केसी में क्या पूछा है बेटा, रिलेशन पूछा है बढ़िया से। ठीक है, तो अब केपी और केसी में रिलेशन देखता हूं क्या है। इजी सा क्वेश्चन है, बताओ केपी किसके बराबर होती थी, केपी किसके बराबर होता था बेटा, केसी। और यहाँ आर टी की पावर कितना लगती थी बेटा, डेल्टा एन जी। अब ये रिलेशन देखना है तो बहुत इजी है, डेल्टा एन जी निकालो यहाँ पर। डेल्टा एन जी बताओ कितना है, प्रोडक्ट है ये तो सॉलिड है, इसके नहीं लेना, काउंट नहीं करना। ये कितना मोल है बेटा, एक, इसका 1 मोल है। इसका कितना मोल है, ये गैस, ये सॉलिड है, नहीं लेना इसको। 3/2 है तो माइनस कर दिया 3/2, तो टोटल आ गया -½ आ गया। तो यहाँ पर -½ लिख देंगे, तो Kp बराबर क्या आ जाएगा, Kc। आर टी की पावर कितनी आ जाएगी, -½ तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। अरे नहीं, यहाँ पर क्या दे रखा है, Kc, है ना, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, Kp। तो बेटा इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, Kc बराबर हो जाएगा Kp इंटू आर टी की पावर +½ आएगा। तो यानी +½ वाला हमें आंसर करना है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, फोर्थ। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जेई मेंस के करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जितने भी है। ठीक है, फिर आपकी बात आती है फॉर द रिएक्शन। फिर से हमें केपी और केसी में रिलेशन पूछा है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आराम से आप निकाल पाओगे, सेकंड में निकाल देते हैं इसको। तो मुझे बताओ केपी बराबर क्या होता है सर, केसी, और यहाँ क्या होता है, आर टी, और आर टी की पावर क्या होती है, डेल्टा एन जी। तो यहाँ से मुझे बताओ बेटा, केपी इंटू के सी, आर टी को वैसा का वैसा लिख दो। डेल्टा एन जी कितना आएगा, प्रोडक्ट का कितना गैसेस मोल है बेटा, एक, और इसमें एक तो इसका है, आधा इसका है, तो टोटल कितना हो गया, 1.5। तो यहाँ जाएगा, है ना, डेल्टा एन कितना आ जाएगा, -½ आ जाएगा। इतना दिमाग तो लगा ही लोगे। तो सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर -½ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से केपी और केसी को थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है, बाकी इतना टफ क्वेश्चन है नहीं है, अभी डिस्कस करते हैं इसको। ये कह रहा है कि इस बार आपको केपी की वैल्यू दे दी उन्होंने, ठीक है, दी केसी ऑफ द सेम रिएक्शन इज, केपी की वैल्यू दे दी, किसकी पूछी है बेटा, केसी की। तो फिर से वही रिलेशन लिखेंगे हम लोग, केपी बराबर क्या होता है, केसी, और यहाँ क्या आता है, आर टी डेल्टा एन जी, आर टी डेल्टा एन जी। बहुत इजी है, केपी कितना दे दिया, 2 × 10⁻12। केसी हमें पता करना है, आर टी हमें दे रखी है इस बार, है ना, आर कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है हमें 0.082 दे रखा है, जिसे हम 1/12 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/12, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आर को लिख रहा हूँ 1/12, और ये जो आपका टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा, 300। तो मैंने यहाँ लिख दिया 300। डेल्टा एन जी कितना है बेटा, यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है, यहाँ डेल्टा एन जी हो जाएगा -½ अभी तो निकाला था, ये आ जाएगा -½ अब ओनली आपकी कैलकुलेशन बची हुई है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो बात करेंगे, 2 इंटू कितना आ गया, 10⁻12 के सी, यहाँ से कटेगा कुछ, तो इसमें कितना आ जाएगा, 1/4, 3 से काट दे दूंगा, ये कितना आ जाएगा, 100, है ना, और इसको ये कितना आ जाएगा, -½ इस पूरी टर्म्स को इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा। केसी बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ, 1/4 इंटू 100, और यहाँ जाएगा हाफ, और इंटू किससे हो जाएगा, 2 × 10⁻12 से। यहाँ से कटेगा बेटा, ये तो यहाँ से हाफ है, मतलब अंडर रूट लग गया, अंडर रूट लग गया, तो 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2, और 100 का अंडर रूट कितना आएगा, 10। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से तो आएगा 10, यहाँ से आएगा 2, इंटू कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻12,
तो 2 से क्या कटेगा बेटा 2, 2 से क्या कट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर कितनी आ जाएगी 13। हमें 10 की पावर 13 दे रखी है, तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा 1। कितना लिखना पड़ेगा 1। हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था ये जेईई मेंस के अंदर, इसके आगे कितना लिखना पड़ेगा 1। दोबारा देख लो, क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, फॉर्मूला एक लग रहा है, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा थोड़ा सा और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay, the next question is 4.5 moles of each of hydrogen and iodine heated in a sealed 10-liter vessel at equilibrium. The 3 moles of HI water found. 3 moles of HI were found. The equilibrium constant of H2I2 2HI. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटा गौर से देखना, थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। एक H2 है, दूसरा है I2 और तीसरा यह बन रहा है 2HI। सबसे पहले ये कितना ले रखा है 4.5 ले रखा है, यानी T इज इक्वल टू 0 पर मैं बात करूं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब भी मैं इस चैप्टर में T इज इक्वल टू 0 लिखूं इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो उसका कितना दे रखा है H2 कितना दे रखा है बेटा 4.5, ये भी कितना दे रखा है बेटा 4.5, ये उस टाइम कितना है बेटा 0, ये इतना कितना है 0। फिर ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर, क्या बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसने कहा HI कितना बन गया बेटा, इसने कहा 3 मोल बन गया। कितना मोल बन गया 3। तो मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये कितना बन गया बेटा, यहां से कितना बन गया 3, ये कितना बन गया 3। अब थोड़ा सा रिएक्शन को पढ़ना सीखते हैं, वापस इसको पढ़ना सीखते हैं। वैसे मोल में आपको करवा रखा है बहुत अच्छे से। एक मोल यदि कौन आता है H2, एक मोल H2 टूटता है, एक मोल I2 टूटता है, तो 2 मोल कौन बनता है HI। तो मुझे बताओ अब ये कितना बन गया बेटा 3, तो वो कितना टूटेगा भाई, ये एक टूटता है तो ये 2 बनता है, ये एक टूटता है तो ये 2 बनता है, अब ये 3 बना हुआ है, तो बताओ वो टूटेंगे कितना, टूटेंगे कितना बेटा 1.5 टूटेगा सब। यानी 4.5 में से 1.5 जाएगा ना, 1.5 जाएगा तभी तो ये कितना बनेगा 3। ये भी 4.5 में से कितना जाएगा 1.5 जाएगा तो कितना बनेगा 3 बनेगा। पढ़ना सीखे दोबारा, एक मोल टूटेगा तो 2, 1.5 टूटेगा तो कितना बनेगा बेटा 3। तो ये बताओ कितना अमाउंट, इसका इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में कितना आ गया 3। तो केसी जो है आपका वो इक्विलिब्रियम पर ही लगाना है, इक्विलिब्रियम पर ही लगाओगे अदरवाइज नहीं लगाओगे, है ना। तो मुझे बताओ, अब लगा देते हैं इसका केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है उसने, केसी पूछा है, तो मुझे बताओ केसी बराबर क्या हो जाएगा, जो एच आई है उसकी कंसंट्रेशन की क्या लगेगी बेटा स्क्वायर, और यहाँ पर कौन आएगा बेटा H2, और यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा I2, यहाँ कौन आ जाएगा I2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मोल दे रखा है, कुछ बच्चे कहेंगे ये तो क्या दे रखा है मोल। बिल्कुल बेटा, मोल को यदि किससे डिवाइड कर देता हूं हम, किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगी मोलरिटी बन जाएगी, जो कंसंट्रेशन ही होती है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पर मोल कितने आए थे 3, इसके इक्विलिब्रियम पर मोल कितने आए थे 3, इसके इक्विलिब्रियम पर मोल कितने बने हुए हैं 3। तो एक चीज याद रखना कि ये सारे सारे गैस है बेटा, तो एक एक सेम वेसल के अंदर रखे हुए हैं, एक सेम बर्तन के अंदर रखे हुए हैं। और ये चीज तुम जरूर ध्यान रख लेना कि जो तुम्हारी गैस होती है ना बेटा, उसका वॉल्यूम क्या होता है डिसाइड नहीं होता, कभी भी डिसाइड नहीं होता। जिस बर्तन के अंदर आप उसे रख दोगे, जैसे ये डिब्बा इतना बड़ा है, इसने बोला है कितने लीटर का है, ये 10 लीटर का एक वेसल है, यानी आपका जो सारी सारी गैस है, चाहे H2 गैस है, चाहे I2 गैस है, चाहे HI गैस है, ये तीनों की तीनों गैस किसके अंदर रखी हुई बेटा एक सेम वेसल में लिखी है। इसका मतलब इन सभी का वॉल्यूम कितना होगा बेटा 10 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ वॉल्यूम, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ वॉल्यूम, यहाँ भी लिख रहा हूँ वॉल्यूम। अब ये सारे के सारे क्या बन गए कंसंट्रेशन बन गए। मोल डिवाइड बाई, मोल डिवाइड बाई क्या लिखेंगे वॉल्यूम, वही क्या होती है कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म्स में। ठीक है, अब बेटा इधर देखो, यहाँ से देखो के सी एच आई कंसंट्रेशन कितने रखी है
एच आई की दे रखी है 3/v, मैं लिख रहा हूँ 3/v²। फिर आ जाएगा H2 कितना दे रखा है 3/v, और यहाँ भी दे रखा है 3/v, ये दे रखा है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। देखो ऊपर भी v² बनेगा, नीचे भी v² बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा 9, नीचे भी क्या बनेगा 9, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा हमारा पहला। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे और क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसे से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको। Okay, the next question is, in a chemical reaction, A plus 2B is converting into 2C plus D. The initial concentration of B was 1.5 times of the concentration of A. ये कह रहा है कि शुरू के अंदर शुरू के अंदर जो आपकी B की कंसंट्रेशन है वो A की कंसंट्रेशन से 1.5 टाइम्स क्या है ज्यादा। ओके, but the equilibrium concentration of A and B were found to equal। यदि मैं इक्विलिब्रियम पर बात करता हूं, देखो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है शुरू में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, तो A है उसकी जो कंसंट्रेशन है उससे 1.5 गुना टाइम्स, मतलब टाइम्स कौन ज्यादा है बेटा B ज्यादा है। और जब कौन आ गया इक्विलिब्रियम, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी बराबर। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान रखोगे। फिर कह रहा है तो फाइंड आउट दी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं बात करते हैं इसमें। यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बेटा 2b इज कन्वर्टिंग इनटू 2c प्लस डी। ठीक है, सबसे पहले ये जो कह रहा है वो कर देता हूँ। ज्यादा टफ क्वेश्चन ही होते, जो कह रहा है ना वो कर दिया करो, इसमें इतना कुछ ज्यादा क्वेश्चन में होता नहीं है। इसने कहा t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, शुरू में जो कंसंट्रेशन ली गई है B की जो कंसंट्रेशन, जैसे A को कितना मान लो, B वॉज 1.5 ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A, तो मैं A की कंसंट्रेशन मान लेता हूँ स्मॉल A की कंसंट्रेशन कितनी मान ली बेटा स्मॉल a, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1.5 A, वेरी इजी। फिर इसने कहा इस टाइम इसकी कितनी होगी 0 और ये कितनी होगी 0। फिर कहा t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, यानी ऐसा टाइम जहां पर क्या आ गया बेटा इक्विलिब्रियम आ गया, तो उस टाइम इसने क्या कहा दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो थोड़ा सा मेरी तरफ देखना, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब सुनो, मैं एक आपको सॉन्ग सा सिखाता हूँ। मैंने कहा इसका यदि 1 मोल टूटता है तो इसके 2 मोल टूटते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं, उसका 1 मोल बनता है। इसको सीखो, 1 मोल टूटेगा, ये 2 मोल टूटेगा तो इसका 2 मोल बनेगा, तो इसका 1 मोल बनेगा। तो बेटा मैं ऐसा कहता हूं, यदि ये x टूट गया, इक्विलिब्रियम आया है, तो कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन कम हुआ है, कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट किस में गए होंगे प्रोडक्ट में। मैंने कहा ये x टूट गया, a पहले थी उसमें से x टूट गया, a में से कितना टूट गया बेटा x, तो ये तो कितना टूटेगा 2x टूटेगा, तो 1.5a माइनस 2x, ये 2x टूटेगा। ये बनेगा कितना बेटा, ये बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा x। ये इक्विलिब्रियम पर इनकी पोजीशन है। दोबारा सुनो, 1 टूटेगा, 2 टूटेगा तो 2 बनेगा, 1 बनेगा। तो यहां से मैंने कहा जब इक्विलिब्रियम आया है तो A का जो कंसंट्रेशन है वो x कम हो गया। तो हमें पता है इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1.5A थी, तो उसमें कितना चला गया 2x, ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। चलिए बातें करते हैं इसके साथ। अब इन दोनों को बराबर कर दो। इसने बोला कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1.5a माइनस 2x। तो बेटा मैं इस साइड में इसको लेके आता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा x, और इस साइड में कितना बन जाएगा हाफ a बन जाएगा। क्या बन जाएगा हाफ ए, 0.5 को हाफ ही बोल सकते हैं। इसका मतलब x जो है वो हाफ a है। तो बेटा यहाँ पर मुझे बताओ, अब मैं इसमें कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ सबकी, इन सब की मैं अब कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ बढ़िया से। कैसे सर, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जब x कितना आ गया आपका, x कितना आ गया हाफ
हाफ ए आ गया मतलब, तो बताओ ए में से हाफ ए गया, कितना बन गया बेटा ये कितना बन जाएगा a/2। यहां पर देखो x की जगह लिखूंगा हाफ ए लिखूंगा तो हाफ, है ना, इसको देखो 1.5 a माइनस 2 इंटू हाफ ए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1.5 में से a गया तो हाफ ही आ जाएगा ये भी, यानी a/2 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a, और ये कितना आएगा a/2। वेरी इजी। अब इसमें केसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो। तो बताओ केसी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम थोड़ा देखते हैं इसको। तो बताओ केसी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा केसी का, केसी का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, केसी बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी की कंसंट्रेशन है उसकी क्या रहेगी स्क्वायर, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, केसी बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ रहेगा डी की पावर 1, यहाँ रहेगा ए की पावर 1, यहाँ रहेगा बी की पावर 2। वेरी इजी, ठीक है। अब इसको लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कैसे में, सी स्क्वायर है तो सी कितना है, सी कितना है इक्विलिब्रियम पर बेटा ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। डी कितना है बेटा, डी है आपका a/2, ओके। फिर आ जाएगा ए कितना है आपका a/2, और आपका बी कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना, बी कितना आ जाएगा a/2 स्क्वायर, a/2 स्क्वायर। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो के सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा a³ डिवाइड बाई 2, नीचे क्या आएगा a³ डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से a³ से क्या कैंसिल आउट हो गया 8, 8 डिवाइड बाई क्या आएगा 2, और आंसर कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आएगा बेटा 4। क्या जबरदस्त चीज है, क्या जबरदस्त आंसर है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। दोबारा देखो, प्यारा क्वेश्चन, जेईई मेंस का प्यारा 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 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से ए बी सी ये बनी हुई थी, ए है 1.5 टाइम्स ए है 0 था, इसका यदि x टूटता है इसका 2x टूटेगा, 2x बनेगा, x बनेगा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इक्विलिब्रियम पर a और b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बराबर। मैंने जैसे ही बराबर किया मुझे x की वैल्यू मिल गई a/2, जिसको मैंने वापस इसमें पुट किया और एक ही टर्म में a में लिया है। जैसे मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया, जैसे मैंने आंसर को डिजाइन किया, मेरा आंसर कितना निकल के आ गया बेटा 4, कितना निकल के आ गया 4, ठीक है। तो ये वाला है चीजें। तो यहां से अब बातें करेंगे आपके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा आज, है ना। होपफुली आपको सब मस्त मस्त समझ में आया होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार करना बढ़िया से, और इन्हीं क्वेश्चन को करने के बाद आप एक बार कोई भी अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं थोड़ा आपका बेस बना देता हूं, उसके बाद डीपीपी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस करना मस्त एकदम, ठीक है। चलिए अब बेटा जी, ये तो पहला कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गया। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केसी, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी 4 करेक्टरिस्टिक होती है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कितनी होगी 1। सब चीजों को बताऊंगा एकदम बढ़िया, प्योर है ना, प्रूफ करेंगे सब चीजों को। फिर कहता है इफ केसी, केसी क्या होगा इंक्रीज, मोर विल बी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, चलो ठीक है। केपी और केसी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इफ चेंज अकर इन दी केमिकल रिएक्शन तो क्या होगा, है ना। इसके बारे में 4 टॉपिक है मतलब। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था, मैं आपको बारी बारी ये बोल रहा था कि जब केसी का फॉर्मूला तुम लिख रहे हो तो उसमें हमेशा आप जो सॉलिड होता है या फिर प्योर लिक्विड होता है उनको नहीं लिखना। जैसे क्वेश्चन भी किया था जिसमें 4th आंसर हमारा आया था, कार्बन सॉलिड में दे रखा था, हमने कंसीडर ही नहीं किया। हम डेल्टा एनजी के अंदर भी गैसेस लेते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है सॉलिड के साथ कि हम सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करते केसी वाले फॉर्मूले में। चलिए उसी बात को प्रूफ करते हैं। पहला, सबसे पहले बात करेंगे अपन मस्त एकदम। चलिए, ये कहता है सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1, या कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड
कंसंट्रेशन ऑफ द लिक्विड, कौन सा, प्योर लिक्विड, ये भी कितना होगा बेटा, एक। ये भी कितना होगा, एक। इसके बारे में बातें करनी है। तो मुझे बताइए कंसंट्रेशन होती क्या है, मोलरिटी की टर्म में कंसंट्रेशन क्या होगी। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू किसके होता है बेटा, इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म्स में क्या होता है, टर्म्स में क्या होता है बेटा, मोल डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। मोल क्या होता है, यदि मास की टर्म्स में बात करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ मुझे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। क्या होती है बेटा, डेंसिटी। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। तो तुम खुद बताओ बेटा, ना तो कभी डेंसिटी चेंज होती सॉलिड की, और ना कभी क्या चेंज होता है, मोलिकुलर मास। जैसे सॉलिड आप नमक ले लो, तो नमक का जितना आना है उतना ही मोलिकुलर मास आएगा, डेंसिटी जितनी आनी होती है उतनी आएगी उसकी। ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो जब दोनों चीजें चेंज नहीं होगी तो क्या चीज चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो याद रखना, जो चीज में चेंज नहीं आता वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कल मैंने आपको सिखाया था, वहां पर उन्हीं की कंसंट्रेशन ली जाती है जिनके कंसंट्रेशन में चेंज आए। यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब इसे कितना लेना होता है, 1। ध्यान रख लेना, ये मैंने प्रूव कर दिया कि आप कंसंट्रेशन जो सॉलिड की है उसे नहीं लिखोगे केसी के अंदर, प्योर लिक्विड की भी नहीं लिखोगे, क्योंकि वो क्या होती है, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो इसमें इसमें चेंज नहीं आता। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर उन्हीं कंसंट्रेशन को लिखा जाता है जिनमें क्या आता है, चेंज, जिनमें क्या आता है, चेंज। चलिए, अब दूसरी चीज कह रहा है कि यदि केसी के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, ये खुद बोल रहा है कि क्वेश्चन ही बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आएगा, आपको कहेगा के सी बराबर दे देगा 0.001। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, के सी बराबर दे देगा 100, और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको मस्त वाले। 4 ऑप्शन में क्या देगा, पहला एक ऑप्शन में 2 ही बना देता हूं अभी, है ना, मेन तो 2 ही रहेंगे। ये कहेगा प्रोडक्ट विल बी मोर, दूसरा बता देगा रिएक्टेंट विल बी मोर। तो मुझे बताओ, आपको कल ही बताया था मैंने केसी के बारे में, तो केसी का फॉर्मूला क्या था बच्चे, केसी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, केसी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इजी है। अब मुझे बताओ, इसको यदि कितना दे रखा है, मान लीजिए 0.001 दे रखा है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, पहले बताओ मुझे। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1000। तो इस केस में कौन ज्यादा है बेटा, रिएक्टेंट ज्यादा है किससे बेटा, प्रोडक्ट से। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यानी ज्यादा कौन बनेगा, रिएक्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, सेकंड, रिएक्टेंट यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है। अब जो केसी है उसका वैल्यू आपको मान लीजिए 100 दे दिया इसने। अब जैसे इसने 100 दिया तो वही चीज लिख दो आपको, ये तो ऑप्शन रहेंगे आपके। तो यहाँ पर बताओ केसी बराबर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या आएगा, रिएक्टेंट। जो कितना गिवन है 100, तो 100 डिवाइड बाय 1 कर लो, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो कितना है बेटा 100, और रिएक्टेंट कितना है बेटा 1 है। इस साइड में कौन ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट। तो सेकंड कंडीशन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, पहले वाला सही हो जाएगा। कौन से वाला हो जाएगा, पहले वाला। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अरे कोई दिक्कत, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो आता है इसका, सबसे जो प्यारा कॉन्सेप्ट आएगा, हमने 2 डिस्कस कर लिए, एक कंसंट्रेट सॉलिड कर लिया, केसी का कर लिया। अब अपन करेंगे 2 सबसे प्यारे क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। एक तो इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट करता है कि नहीं करता, उसके बारे में बताता है। तो मैं पहले लिखूंगा इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 12th क्लास के अंदर भी इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से समझना। ये काम आएगा आपको, बेहतरीन काम आएगा। यदि आप यहाँ कवर कर लेते हो तो आपको 12th में दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए हम बातें करते हैं।
टेम्परेचर से रिलेटेड बातें करते हैं क्या होता है। तो बेटा ध्यान रख लेना, यदि मैं केसी की बात के की बात करता हूँ, केसी बोल दो चाहे के बोल दो, है ना, इसकी टेम्परेचर से रिलेटेड मैं बातें करूंगा आज। किससे रिलेटेड करूंगा? टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से रिलेटेड बात करनी है तो इसके अंदर एक 12th क्लास में एक आरएनएस इक्वेशन आती है, जिसमें हालांकि यहाँ डेल्टा एन जी आएगा, वहां पर उसकी है ना एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पहले लिखता हूं मैं। जो के होता है, सुनना जरा, जो आपका के होगा उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाय क्या होता है? आर टी। के बराबर क्या होता है? ए की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। के हमारा के सी समझ लो एक बार के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। उसके बाद ए हमारा कांस्टेंट होता है, जिसे आगे जाके आरएनएस कांस्टेंट बोला जाता है। डेल्टा एच जो होगा हमारा ना, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं। ए क्या होगा हमारा? ये सिंपल, एक बार के लिए आप इसे कांस्टेंट लिख लो। डेल्टा एच क्या होगा हमारा? ये होगी एंथैल्पी। ठीक है, फिर हमारा आर आएगा, वो कौन होता है बेटा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, और उसके बाद क्या आएगा? टी मतलब क्या आ जाएगा आपका? टेम्परेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। और के को आप जानते हो, के आपका क्या हो जाएगा बेटा? के आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन आपको एक बार के लिए याद रखना पड़ेगा कि के होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। के का जो फॉर्मूला आता है, के और टी में रिलेशन है बेटा ये, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन है। तो तीसरा पॉइंट भी हमारा ये है कि आपका केमिकल सॉरी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको डिफाइन की यहाँ पर। अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका लेता हूँ लोग। तो जैसे मैंने एल एन लिया, है ना, एल एन दोनों तरफ लूंगा तो क्या बनेगा बेटा? एल एन के बनेगा, ये एल एन आएगा, यहाँ जाएगा ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है, अब आता है आपका एल एन। अब आएगा आपका एल एन के, अंदर चलेगा एल एन ए, और प्लस में क्या आ जाएगा? एल एन ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। यहाँ पर बेस कितना होता है बेटा? ई। अब मैं बात करूंगा एल एन के बराबर क्या हो जाएगा? एल एन ए, और प्लस में ये आगे का जो इसकी पावर होती है, जो हमेशा पावर होती है उसे कहाँ ले आते हैं? आगे। तो इसको ये पूरा का पूरा आएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, और यहाँ जाएगा एल एन ई बेस ई, जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी बेटा? 1। हमारे पास ले देकर इतना आ गया आंसर। ठीक है, हमारे पास ये आया, हमारे पास आ गया बेटा, हमारे पास आ गया एल एन के बराबर आ गया एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। तो मैं अब दो चीजें करता हूं, है ना। एज्यूम, सबसे पहले हमने किया है ना फॉर T1 टेम्परेचर, और यहां करता हूं फॉर T2 टेम्परेचर। दो इक्वेशन लिखूंगा, एक तो T1 टेम्परेचर पे लिखूंगा और दूसरी किस पे लिखूंगा बेटा? T2 टेम्परेचर पर लिखूंगा। तो T1 टेम्परेचर पे मैंने इसी को लिख रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा? ln K1। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, ये बात नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में, कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जैसे टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो कौन चेंज होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। यदि प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो, मोल चेंज करते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर बात अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो सिर्फ किसके साथ चेंज होगा? टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ठीक है, एल एन के वन बराबर क्या आ जाएगा? एल एन ए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इवन डेल्टा एच में बहुत कम चेंज आता है, तो मैं डेल्टा एच को सीधा लिख रहा हूँ, डेल्टा एच डिवाइड बाई आर आएगा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन T1। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 1। अब इसी तरह मैं T2 टेम्परेचर पे लिख रहा हूँ बेटा इस साइड में, तो यहाँ लिख दूंगा एल एन के टू बराबर क्या आ जाएगा? एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, यह आ जाएगा 1 अपॉन T2।
1/T2। अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2। अब मैं माइनस करूंगा इक्वेशन 2 को, किससे माइनस कर दूंगा, 1 से माइनस कर दूंगा, ये दोनों माइनस कर रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, ln k2 माइनस ln k1 एंड दैट इज इक्वल टू ln a से क्या कट जाएगा, ln a। और ln a से ln a कट गया, और यहाँ पर आपको पता है बेटा, यहाँ पर है ना, कॉमन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर आ जाएगा। तो डेल्टा एच अपॉन आर लिख रहा हूं मैं, तो डेल्टा एच अपॉन आर, और अंदर क्या लिख दूंगा बेटा, यहाँ लिख दूंगा 1 यहाँ लिखूंगा 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ln k2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, k1, और ये आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन क्या आएगा, आर, ये आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये रिलेशन है टेम्परेचर के अंदर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन है। अब बेटा इसको यदि मैं लॉग में तब्दील करता हूं तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जो तुम्हारा ln होता है, जो तुम्हारा ln होता है, मैं यहीं कहीं लिख देता हूं ऊपर की तरफ, यहां लिख देता हूं, जो ln होता है वो होता है 2.303 लॉग, याद रखना। तो मैं वही चीज कर रहा हूं, यहां से यहां लिख दिया क्या, लॉग k2 डिवाइड बाई k1, उधर चला जाएगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, और यहाँ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब इस फॉर्मूले को याद करते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे जो मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, k2, यहाँ क्या लिखा हुआ है k2, तो यहाँ कितना आएगा बेटा T1, यहाँ लिखा है k1, यहाँ आ जाएगा T2, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर और पूरा आंसर चेंज हो जाता है। यदि यहाँ पर k2 है तो T1 आएगा पहले, k है ना, तो याद, यदि यहाँ इसको चेंज कर लेते हो, यहाँ k1 डिवाइड बाई k2 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, k1 डिवाइड बाई k2 लिख लो, यहाँ पर लिखा जाएगा T2, और फिर 1/T2 माइनस 1/T1 लिखा जाएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। डेरिवेशन यदि आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको रिजल्ट का पता होना चाहिए। फिर भी आपको डेरिवेशन का थोड़ा पता रहता है तो कहीं ना कहीं जे एडवांस तक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो मैं आपको दोबारा इस फॉर्मूले को आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ आगे वाले पेज पर इसको लिख देता हूँ। चलिए, यहाँ मैं लिखूंगा बेटा इसको कंप्लीट। तो आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, लोग जो होता है वो क्या होता है, k2 डिवाइड बाई k1, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। पीछे का डेरिवेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका क्या, यहाँ से रिजल्ट जो निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो k2 डिवाइड बाई k1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा h डिवाइड बाई क्या आएगा, 2.303, और यहाँ क्या आ जाएगा r, और यहाँ क्या रहेगा बेटा 1/T1 माइनस 1/T2। अब बताओ, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो कौन सी होती है बेटा, एक तो कौन सी होती है एंडो, एक तो कौन सी होती है एंडोथर्मिक, और एक तुम्हारी क्या होती है बेटा एक्सोथर्मिक। एक तो तुम्हारी क्या होती है बेटा एंडोथर्मिक, और एक तुम्हारी क्या होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में मैंने आपको बताया हुआ है, या आप जानते होंगे, डेल्टा एच हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने कहा, मैंने इसे एज्यूम कर लिया कि मैंने T1 कम है और T2 क्या है ज्यादा। मैंने इसे सोच लिया कि T1 पहले कम टेम्परेचर था और उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया गया तो क्या बन गया, T2 बन गया। T2 ज्यादा है किससे, T1 से। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर K2 और K1 क्या होगा, तो मुझे बताओ, जब डेल्टा एच को आपने क्या कर दिया पॉजिटिव, सोचना, थोड़ा सा दिमाग वाला खेल आ रहा है, दोबारा सोचो, डेल्टा एच तो क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, T2 ज्यादा है किससे बेटा, T1 से, T2 ज्यादा किससे है बेटा, T1 से, T2 ज्यादा किससे है बेटा, T1 से। तो मुझे बताओ, जब T2 ज्यादा है तो ये पूरी टर्म्स क्या होगी, कम। आराम से सोचो इसको। यदि इसकी मैं बात करता हूँ, फॉर्मूले को यहीं लिख लेता हूँ, log k2 डिवाइड बाई k1, यहाँ जाएगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर,
यहाँ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पर ये तो T2 ज्यादा है तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कम। तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है ही, इसका मतलब आपका लोग K2 डिवाइड बाई जो K1 है वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। K2 डिवाइड बाई क्या आएगा, पॉजिटिव। K2 डिवाइड बाई K1 क्या आएगा, लोग K2 डिवाइड बाई K1 क्या आएगा, पॉजिटिव। ये तभी पॉसिबल है जब K2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। किससे बेटा, K1 से। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन ज्यादा होगा, K2 ज्यादा होगा किससे, K1 से। तो मुझे रिलेट करो बेटा इधर, T2 ज्यादा है तो K2 भी ज्यादा है, T2 ज्यादा है तो K2 भी ज्यादा है, T1 कम है तो K1 भी कम है। तो मैं कह सकता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन में K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ये हमने फिर फॉर्मूला डराइव किया। उसके बाद दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो होती है एंडोथर्मिक और एक क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के अंदर हमने कहा कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, T2 बड़ा है मान लिया T1 से, तो जैसे इसमें पुट किया तो पूरी चीज क्या आएगी, पॉजिटिव। और इसमें पॉजिटिव तभी पॉसिबल है, ये वाला पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब K2 बड़ा होगा से K1। अब आपको रिमेंबर कर सकते हो, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का आप क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका उल्टा किसके अंदर हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में। कैसे सर, आइए बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में बताओ डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा एच रहेगा बेटा नेगेटिव। और उसके बाद T2 किसको बड़ा मान रखा है, किससे बेटा, T1 से। तो मुझे बताओ इस बार ये पूरा पूरा ये जो माहौल है ये इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब K2 क्या होगा, छोटा किससे, K1 से, यानी K1 बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखो T2 बड़ा है तो K2 छोटा है, T1 छोटा है तो K1 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि आपका K होगा ना एक्सोथर्मिक में, वो टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था, ये रिजल्ट जरूर याद रख लेना। आपको शॉर्ट नोट्स यदि बना रहे हो तुम तो दो चीज लिखनी है, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सोथर्मिक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बात खत्म। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पॉइंट बचता है बेटा जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर को, इस आज के लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। दूसरा कह रहा है, ठीक है, इसके सारे डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा मैं आपको, कुछ एक करा दूंगा जिससे आप रिलेट कर लेना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। चलिए, यदि मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, A प्लस A इज कन्वर्टिंग इनटू B, और दूसरी रिएक्शन है बेटा X इज कन्वर्टिंग इनटू Y। थोड़ा गौर से देखना है ना। और मैंने कह दिया इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, ऐसा लिख दूं, कहीं मैं आपको एरो एक लिख दूं तो आप समझ जाना बेटा इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो आप समझ लेना, यहाँ सब जगह इक्विलिब्रियम की बातें चलेगी। X यहाँ से ऐसा है, किसके अंदर है बेटा, Y। तो मैंने कहा इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, है ना, ऐड कर दूंगा इन दोनों को। ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, A प्लस एक्स और क्या आ जाएगा, B प्लस वाई। अब बताओ इक्विलिब्रियम में क्या होगा इसके, इसका इक्विलिब्रियम कितना मान लिया बेटा मैंने, इसका इक्विलिब्रियम कितना माना बेटा, K1। इसका इक्विलिब्रियम कितना माना बेटा, K2। तो मुझे बताओ K1 बराबर क्या आएगा, B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या आएगा, A की कंसंट्रेशन। K2 कितना आएगा, Y की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या आएगा, X की कंसंट्रेशन। इसका लिखवाओ क्या आ जाएगा, न्यू है ना, दोनों न्यू आ जाएगा तो इसको K लिख देता हूँ। K बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा B, यहाँ जाएगा Y, यहाँ आ जाएगा A, और यहाँ क्या आ जाएगा X। अच्छा एक बात बताओ बेटा मुझे, अच्छा एक बात बताओ, X अपन वाई है क्या, X अपन वाई क्या है बेटा, K2। और B अपॉन A क्या है, B अपॉन A क्या है, K1। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ K बराबर क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2। हमारा रिजल्ट ये निकलता है, इक्विलिब्रियम आई हुई दोनों रिएक्शन को यदि तुम जोड़ते हो, यदि दो रिएक्शन को जोड़ते हो तो उसके जो नया कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो K1 और K2 का क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। यानी K1 और K2 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K आ जाएगा हमारा। बहुत इजी है, ठीक है।
दो रिएक्शन को जोड़ोगे तो हमेशा यदि नया नया जो इक्वेशन आपका बनेगा उसका हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कैसे, K1 और K2 क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ऐसे ही और भी रिजल्ट है जिनको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, जिसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा, ध्यान रखना। दूसरा रिजल्ट आएगा, पहला लिख दिया कि ऐड करोगे दो रिएक्शन को तो ऐड करोगे दो रिएक्शन को तो इसके जो न्यू इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा उसमें क्या करोगे, दोनों कांस्टेंट को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ठीक है। दूसरा चीज है कि यदि आप रिएक्शन को ए कन्वर्टिंग इनटू बी है, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यदि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्शन को, इसका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट के है, तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट वो क्या हो जाता है, के स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, के स्क्वायर। सब चीजें हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मिला तो हम आपको अगली क्लास में इसको क्या कर देंगे, डेराइव भी करके दिखा देंगे, बट नीड नहीं इस चीज की। एक डेराइव कर दिया, और भी हो सकते हैं। दूसरा है हमारा, यदि आप इक्विलिब्रियम आई हुई किसी भी रिएक्शन को क्या करते हो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी पावर में चढ़ जाती है, तो नया क्या आएगा, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो के स्क्वायर आएगा। ठीक है। दूसरा, यदि आप क्या करते हो, रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू बी है, इसे उल्टा कर देते हो, बी किसमें आ जाएगा, ए। ऐसा कर दिया, जो रिएक्टेंट उसे क्या बना दिया, प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है उसे क्या बन दिया, रिएक्टेंट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, 1/k हो जाएगा। यानी जब रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, उल्टा। दूसरा, यदि मान लीजिए आपकी रिएक्शन है ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, इसको डिवाइड कर रहे हो आप, 1/2 से डिवाइड कर दिए मान लीजिए, है ना, 1/2 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड। तो याद रखना इसका के है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, के को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हाफ। आप उसी से पहले वाले से समझ सकते हो, यदि 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 कर देंगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 1000 लगा देंगे। तो 3-4 रिजल्ट है, जिसके अगली जो क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पहला 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 पहली बात, जब दो रिएक्शन को जोड़ोगे तो नई आने वाली जो रिएक्शन है, यदि वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो उन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। यदि किसी रिएक्शन को आप क्या करते हो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसकी जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसकी ना पावर आ जाती है। तीसरी चीज है बेटा, यदि रिएक्शन को क्या करते हो, उल्टा कर देते हो, अपोजिट कर देते हो, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो बेटा आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, है ना। लंबी क्लास में मजा भी आता है, कुछ कॉन्सेप्ट हम ज्यादा डिस्कस भी कर पा सकते हैं आराम से, है ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। कल आप बेटा ये करोगे कि जितना भी मैंने पढ़ा रखा है उसको अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, और शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। भाई 3-4 काम की बातें होती है पूरे लेक्चर के अंदर, 2 घंटे के लेक्चर में 2 से 3 4 5 जो बातें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उनको लिख लो और प्रैक्टिस करो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा बच्चे, इस लेक्चर को आप ढंग से देखकर, इसके नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स बनाकर अगली क्लास में न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है। और तब तक के लिए यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो और वहां पर डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पर भी आप अगली क्लास के अंदर पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, इसको दोबारा, है ना, इसको दोबारा बता देना नेक्स्ट क्लास में, तो आपको रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए श्री राम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।